नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में इकाई 10 में हम देख रहे हैं जो री एग्ज़ाम होने वाला है 26 अगस्त को है हमारा हिंदी का पेपर। उस दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं प्रमुख कथन पात्र रचनाओं के। इसमें हम इकाई 10 में देख रहे हैं प्रेमचंद घर में यह जीवनी देख रहे हैं और इसके हमने पात्र देखे हैं और जो प्रमुख कथन है वह हम देख रहे हैं आज। उस समय विशाल भारत में मैंने एक लेख लिखा था। प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन उसका अंतिम वाक्य था। प्रेमचंद जी के सत्संग में एक अजीब आकर्षण है। उनका घर एक निष्कपट आडंबर शून्य सदगृहस्थ का घर है और यद्यपि प्रेमचंद जी काफ़ी प्रगतिशील है, उसके समय के साथ बराबर चल रहे हैं, फिर भी उनकी सरलता तथा विवेकशीलता ने उनके गृह जीवन के सौंदर्य को अशून्य तथा अविचलित बनाए रखा है। ये कथन श्रद्धांजलि से है। अगला कथन है, भले ही कुछ मनचले लेखक अपने को प्रेमचंद या गोर्की के मुकाबले का समझे, पर यह उनकी हम हम मान्यता ही है हम मान्यता ही है। प्रेमचंद अद्वितीय थे और चिरकाल तक अद्वितीय ही रहेंगे। वैसे हिंदी माता एक से एक योग्य सपूत को जन्म देती रही है और भविष्य में भी वह गोद सुनी न होगी। पर प्रेमचंद अपने ढंग के निराले थे और उनसे इस निरालेपन को कोई छीन नहीं सकता, कोई अपनी बराबरी नहीं कर सकता। यह भी श्रद्धांजलि से कथन है। अगला कथन है, शिवरानी जी प्रेमचंद जी की पूरक थी। उनकी गोरम कोर छाया प्रतिबिंब नहीं। तर्क में वे प्रेमचंद जी से कभी कभी 21 ही बैठती है, 19 नहीं। यह श्रद्धांजलि से कथन है, यानी वो उसके भूमिका से। अगला कथन है, जनवरी सन 1932 में विशाल भारत में लिखा था, हिंदी वालों के लिए सचमुच कलंक की बात है कि उनके सर्वश्रेष्ठ कलाकार को आर्थिक संकट बना रहता है। संभवतः इसमें कुछ दोष प्रेमचंद जी का भी है, जो अपनी प्रबंध शक्ति के लिए प्रसिद्ध नहीं और जिनके व्यक्तित्व में वह लोह दृढ़ता भी नहीं, जो उन्हें साधारण कोटियों के आदमियों के शिकार बनने से बचा सके। कुछ भी हो, पर हिंदू जनता अपने अपराध से मुक्त नहीं हो सकती। यह श्रद्धांजलि से कथन है, याद रखिए। अगला कथन है, उन्हीं के शब्दों में, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे और हमने साथ साथ ही जिंदगी के सब तूफानों को झेला था। दुख में और सुख में मैं हमेशा उनके साथ, उनके बगल में थी। आदमी की पहचान तकलीफ के भंवर में पड़कर ही होती है और चूंकि हम दोनों साथ साथ उन तकलीफों से लड़े, साथ साथ रोए और ऐसे हंसे, इसलिए मुझे उनकी विशालता का थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने का मौका मिला। यह जो है, यह शिवरानी देवी कहती है। अमुक में अगला कथन है, स्त्री में स्त्रीत्व यानी स्त्री में स्त्रीत्व ही नहीं बल्कि मातृत्व भी होना चाहिए। जब तक वह भाव न हो तब तक किसी से प्यार पालन कुछ नहीं संभव नहीं। यानी केवल स्त्री में स्त्रीपन नहीं होना चाहिए, ममत्व होना चाहिए, मातृत्व भी होना चाहिए। यह प्रेमचंद जी शिवरानी देवी से कहते हैं। अगला कथन है, पुस्तक के लिखने में मैंने केवल एक बात का अधिक से अधिक ध्यान रखा है और वह ईमानदारी, सच्चाई। घटनाएं जैसे जैसे याद आती गई मैं उन्हें लिखती गई हूँ। उन्हें सजाने का मुझे न तो अवकाश था और न साहस। यह आमुख से कथन है, शिवरानी देवी कहती है। अगला कथन है, साहित्यिकता के भूखे पाठकों को संभव है इस पुस्तक से कुछ निराशा हो, क्योंकि साहित्यिकता मेरे अंदर ही नहीं है, पर मेरी ईमानदारी उनके दिल के अंदर घर घर करेगी, यह मैं जानती हूँ। यह अमुक से कथन है, यानी भूमिका से शिवरानी देवी कहती है। इसके माने तो यह हुए कि औरतें हमेशा पुरुष से तेज रहती हैं।
यह तो अच्छी रही। अब मैं मरे तो मारे शाह मदार, बड़े से दबाना, छोटे को दबना, यह तो कोई अच्छी बात नहीं। यानी शिवरानी देवी यह प्रेमचंद से कहती है। अगला कथन है, यह तुम्हारी बड़ी भूल है। मैंने तुम्हें तकलीफ देने की नीयत से नहीं रोका, बल्कि इसलिए कि तुम्हें जाने देना नहीं चाहता। तुमको तकलीफ देने में मुझे कुछ मिलेगा। मैं सच कहता हूँ, तुम घर जाती हो तो मुझे अच्छा नहीं मालूम होता। यानी यह प्रेमचंद जी शिवरानी देवी से कहते हैं जब वे बीमार होते हैं तब। अगला कथन देखते हैं। महोबों में स्त्रियां अपने बारात के विदा होने के बाद रात को हर एक के घर में बजाती गाती जाती है और एक हाथ में आरती का थाल लिए रहती है, दूसरे हाथ में बेलन लिए रहती है। जो पुरुष घर में रहता है, बारात में नहीं जाता, उसको उसी से मारती, यानी बेलन से। ये कहाँ पर? महोबों में। यानी महोबो मेहोबे में स्त्रियां अपनी बारात में विदा होने के बाद, यानी विदा होने के बाद रात को हर घर 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 में जाकर बजाती गाती है और जाते समय हाथ में आरती और बेलन ले जा थाली लिए रहती है और दूसरे हाथ में बेलन, और जो पुरुष बारात में नहीं शामिल होता उसको बेलन से मारती है। अगला कथन है, मेरे आने के पहले से ही आपकी साहित्यिक सेवा जारी थी। आपका पहला उपन्यास कृष्णा प्रयाग से प्रकाशित हो चुका था। मेरी शादी के साल ही आपका दूसरा उपन्यास प्रेमा निकला, जिसका नाम आगे चलकर विभव विभव हुआ। यानी किस उपन्यास का नाम आगे चलकर विभव हुआ? तो प्रेमा उपन्यास का नाम आगे चलकर विभव हुआ, याद रखिए। और वह शिवरानी देवी के साथ शादी होने से पहले ही उनका पहला जो उपन्यास था कृष्णा, वह प्रयाग से प्रकाशित हो चुका था। अगला कथन है, यह तो हमेशा की बात है। जब सरकार किसी पुस्तक को जब्त करती है तो उसके खरीदारों की संख्या बढ़ जाती है, महज यह देखने के लिए कि आखिर उसमें है क्या। यानी ये प्रेमचंद जी शिवरानी देवी से कहते हैं कि यदि सरकार किसी किताब पर बंदी जब्त कर लेती है तो वह पाठक वर्ग उसको खरीदता है ज़्यादातर, क्योंकि क्यों इसको बंद कर दिया, ऐसा लेखक ने किस विषय पर लिखा है कि उसको बंद कर दिया गया है। तो यह जानने के लिए पाठक वर्ग वह ज़्यादा तौर पर खरीदती है। मुझे भी इच्छा होती है कि मैं भी कहानी लिखूं, हालांकि मेरा ज्ञान नाम मात्र को भी न था, पर मैं इसी कोशिश में रहती कि किसी तरह मैं कोई कहानी लिखूं। उनकी तरह तो क्या लिखती, मैं लिख लिख कर फाड़ देती और उन्हें दिखाती भी नहीं। यह शिवरानी देवी का कथन है खुद से। अगला कथन है, यह हिंदुस्तान की खास विशेषता है कि किसी के जीवन काल में मनुष्य उसे ठीक ठीक नहीं पहचान पाता। खो जाने पर ही मनुष्य को उसकी कीमत का पता लगता है। कि यह बात सच है कि किसी ने कहा था, यदि भारतवर्ष में प्रसिद्ध होना है या अपना नाम उल्लेख कर पहचान बनानी है तो मरना चाहिए। तो यहीं पर जिक्र आया है कि हिंदुस्तान की हिंदुस्तान की खास विशेषता है कि, यानी हिंदुस्तान की खास विशेषता है कि किसी के जीवन काल में मनुष्य उसे ठीक ठीक नहीं पहचान पाता। खो जाने पर ही मनुष्य को उसकी कीमत का पता लगता है। अगर मैं पहले उन्हें समझ गई होती तो मेरी यह दशा होती। मैं पहले इन बातों की आलोचना न करती। जैसे जैसे इन सब बातों को समझती हूँ, वैसे वैसे कलेजे पर छुरियाँ सी चल जाती। वही मैं हूँ, सब बातें उसी तरह से, समय वही है, हाथ मलना ही खाली बाकी रह गया है। यानी अब समय निकल गया, कहने का मतलब है। यह सन 1914 की बात है। 2-3 दिन बीतने पर पंडित जी ने तीन चार खांसी मछलियाँ भेजी और साथ में एक दोहा। धीमर में फांस्यो अभी दिन हीन सफरीन, प्रेमचंद भोजन करे विद्या बुद्धि प्रवीण। यह मनन द्विवेदी जी का ने यह मछलियाँ भेजकर यह दोहा लिखकर भेजा था।
अगला कथन है, जिसको तुम त्याग जिसको तुम त्याग, तपस्या, बलिदान समझती हो, वह एक भी नहीं है। यह तो हम तुम दोनों का अपने पापों का प्रायश्चित करना मात्र है। यह प्रेमचंद शिवरानी देवी से कहते हैं, जिनको तुम त्याग, तपस्या, बलिदान समझती हो, वह एक भी नहीं है। यह तो हम तुम दोनों का अपने पापों का प्रायश्चित करना मात्र है। यह प्रेमचंद शिवरानी देवी से कहते हैं। अगला कथन है, इस जगह तुम गलती पर हो। विजेता हमेशा गर्व से अंधा रहता है। अगर विजेता गर्व से अंधा न हो तो उसे मनुष्य न कहना चाहिए। कोई विजेता गर्व से अंधा न हो तो उसको मनुष्य नहीं कहना चाहिए। यह प्रेमचंद जी का ही कथन है। बल्कि देवता बल्कि देवता अगर देवता नहीं है तो यह कहता हूँ कि तुम्हारे भाई बंद क्या कम अंधे हैं, जो कि विजेता भी नहीं है। यहाँ जो हिंदुस्तानी हाकिम आता है, वह अंग्रेजों की अपेक्षा कहीं कड़ा शासन करता है, और इसी से देख देख कर हमारे देश के नवयुवकों की वृत्ति भी उसी तरह की होती जा रही है। मुझे इस स्थान पर रहीम का दोहा बहुत उपयुक्त मालूम होता है। प्यादा से फर्जी भजो, अ, टेढ़ो टेढ़ो जाए। यानी यह किसका दोहा है? तो यह दोहा रहीमदास का दोहा है। इसमें आया हुआ, और प्रेमचंद जी रहीमदास का दोहा कहते हैं, याद रखिए। और ये दोहा कौन सा है रहीमदास का? प्यादा से फर्जी भजो, टेढ़ो टेढ़ो जाए। यह दोहा आया है, याद रखिए। अगला कथन है, ऐसे प्रकाशकों की ज़रूरत नहीं है कि वे अपनी ही पेट भरे। लेखकों को भी कुछ मिलना चाहिए। एकेडमी और लेखक का तो पारिवारिक संबंध सा हो जाना चाहिए। आजकल के लेखकों की तरह नहीं, न प्रशंसकों की तरह ही। जब तक दोनों में ऐसा संबंध न होगा, तब तक कुछ भी नहीं होने का। इस तरह लेखक का जब कुछ लाभ नहीं होता तो वे निराश होकर बैठ जाते हैं, जिससे लेखकों का विकास नहीं हो पाता और साहित्य की उन्नति भी रुक जाती है। यह प्रेमचंद शिवरानी देवी से कहते हैं। अगला कथन है, जिस भाषा का साहित्य अच्छा होगा, उसका समाज भी अच्छा होगा। समाज के अच्छे होने पर मजबूरन राजनीति भी अच्छी होगी। ये तीनों साथ साथ चलने वाली चीज़ें है। कहने का मतलब, जिस भाषा का साहित्य अच्छा है तो पाठकगण, जो पढ़ने वाला वर्ग है, वह भी अच्छा होगा, यानी समाज भी अच्छा होगा। और समाज अच्छा होने पर जो राजनीति में आने वाले लोग हैं, वह भी अच्छे होंगे। यानी ये तीनों एक साथ चलते हैं। भाषा में लिखा हुआ साहित्य, और उस साहित्य को पढ़ने वाला समाज, और उस समाज से निर्मित होने वाली राजनीति। मैं बोली, यानी यहाँ पर शिवरानी कह रही है, मैं बोली तो यह क्या ज़रूरी है कि तीनों को साथ ही लेकर चला जाए, यानी तीनों को साथ ही लेकर चला जाए। आप बोले, इन तीनों का उद्देश्य ही जो एक है। साहित्य इन तीनों चीज़ों की उन्नति के लिए एक बीज का काम देता है। साहित्य और समाज तथा राजनीति का संबंध बिल्कुल अटल है। समाज आदमियों के समूह को ही तो कहते हैं। यानी समाज किसको कहते हैं? तो समाज आदमियों के समूह को कहते हैं। समाज में हानि लाभ तथा सुख दुख होता है, वह आदमियों पर ही होता है न। राजनीति में जो सुख दुख है, वह भी आदमियों पर ही पड़ता है। यानी राजनीति में जो सुख दुख है, वह आदमियों पर ही पड़ता है। साहित्य में लोगों को विकास मिलता है। साहित्य से लोगों की भावनाएं अच्छी और बुरी बनती है। इन्हीं भावनाओं को लेकर आदमी जीता, और इन सब तीनों चीज़ों की उन्नति का कारण आदमी है। यह प्रेमचंद शिवरानी देवी से कह रहे हैं। अगला कथन है, दलील की यह कोई बात नहीं। इनके माने है कि दुनिया में मैं महात्मा गांधी को सबसे बड़ा मानता हूँ। यानी यह प्रेमचंद जी महात्मा गांधी को सबसे बड़ा मानते थे। उनका भी उद्देश्य यही है कि मजदूर और काश्तकार
सुखी हो, यानी मजदूर यानी जो मजदूरी करने वाला वो है, काश्तकार यानी किसान सुखी हो, वह इन दोनों को आगे बढ़ने के लिए आंदोलन मचा रहे हैं। मैं लिखकर उनको उत्साह दे रहा हूँ। महात्मा गांधी हिंदू मुसलमानों की एकता चाहते हैं, तो मैं भी हिंदी और उर्दू को मिलाने की मिला मिला करके हिंदुस्तानी बनाना चाहता हूँ। यानी ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। वह वह इन दोनों को आगे, यानी महात्मा गांधी का उद्देश्य क्या है? तो महात्मा गांधी का उद्देश्य मजदूर और काश्तकार सुखी हो। वह इन दोनों को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन मचा रहे। कौन? महात्मा गांधी। और प्रेमचंद क्या कर रहे? वह लिखकर उनको उत्साह दे रहे उस आंदोलन को। और महात्मा गांधी हिंदू हिंदू मुसलमानों की एकता चाहते हैं, तो मैं भी हिंदी और उर्दू को मिला करके, यानी लेखक प्रेमचंद भी हिंदी और उर्दू को साहित्य के माध्यम से मिलाकर हिंदुस्तानी बनाना चाहता है। यानी ये प्रेमचंद जी शिवरानी देवी से कह रहे हैं। अगला कथन है, पहले स्त्रियों को पुरुषों से दबाया। पहले पुरुषों को स्त्रियों ने दबाया। जब स्त्रियां कमज़ोर हो गई, तब उन्हीं की संतान हम बच्चे भी गुलाम बने। अब गुलामी का तनाव हर जाना हम लोगों को देना पड़ रहा है। यानी यह प्रेमचंद जी शिवरानी देवी से कह रहे हैं। अगला कथन है, मैं तो समझता हूँ कि किसी बोझ को बिना तुम्हारे सहारे के नहीं उठा सकता। यानी किसी बोझ को भी मैं तुम्हारे सहारे नहीं उठा सकता। ये प्रेमचंद जी शिवरानी देवी से कह रहे हैं। फिर मैं तो तुमसे अलग अलग अपने को समझता ही नहीं। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि कोई पुरुष बिना स्त्रियों के कुछ भी नहीं कर सकता। यानी कोई भी पुरुष बिना स्त्री के कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए उसको स्त्री का सहयोग चाहिए। जब तक स्त्रियों का हाथ किसी काम में न लगेगा, तब तक कोई भी काम पूरा नहीं पड़ सकता। जब घर घर की स्त्रियां और पुरुष हिंदुस्तान की तरक्की में लगेंगे, तभी कल्याण होगा। यानी ये प्रेमचंद जी शिवरानी देवी से कह रहे हैं। यहाँ से ये कथन पूछा जा सकता है, जब तक स्त्रियों का हाथ किसी काम में न लगेगा, तब तक कोई भी काम पूरा नहीं पड़ सकता। जब घर घर की स्त्रियां और पुरुष हिंदुस्तान की तरक्की में लगेंगे, तभी कल्याण होगा। यानी प्रेमचंद जी शिवरानी देवी से कह रहे हैं। अगला कथन है, तुम गलत कह रही हो। कानून का डंडा बड़ा मजबूत होता है। उसके सामने सभी सिर झुका देते हैं। तब मानने न मानने का सवाल रह रह ही नहीं जाता। आज अगर कानून पास हो गया तो बड़ा ही उपकार होगा। जो चीज़ धर्म पर छोड़ी जाती है, वह मुर्दा है। उसका होना न होना दोनों बराबर हो सकता है। ये प्रेमचंद जी शिवरानी देवी से कह रहे हैं। अगला कथन है, कोई ज़माना था जब लोगों ने ईसा की हथेलियों में अ, खपचे ठुकवाई थी। मोहम्मद साहब को पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ी थी। राम और कृष्ण को भी काफ़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। बुद्ध के भी काफ़ी दुश्मन थे। अब अगर गांधी युग है, तो उनको भी काफ़ी लड़ाई लड़नी होगी, और आखिर में गांधी ही की विजय होगी। यानी ये प्रेमचंद जो है शिवरानी देवी से कह रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है यह। मैं फिर से पढ़ता हूँ। कोई ज़माना था, यानी कोई एक ज़माना था जो ईसा मसीह थे, उसके हाथों में भी लोगों ने खील ठुकवाई थी, और मोहम्मद साहब को भी पीने के लिए पानी नहीं दिया गया था। राम और कृष्ण को भी काफ़ी लड़ाई या युद्ध करने पड़े पड़े थे। गौतम बुद्ध जो थे, बुद्ध के भी काफ़ी दुश्मन थे। अगर अब गांधी युग है, यानी अब वर्तमान में गांधी युग है, तो उनको भी काफ़ी लड़ाइयाँ लड़नी होगी, और आखिर में गांधी की विजय होगी। ये शिवरानी देवी से प्रेमचंद जी कह रहे हैं। अगला कथन है, हाँ तुम्हारे लिए ज़रूरी है। पुरुष खुद मजबूर बन सकता है, मगर अपने घर में स्त्री को मजदूर ही बनना पसंद नहीं करता। अब उधर चाहे जो कुछ हो, मगर पहले अंग्रेज़ों के यहाँ भी उनकी स्त्रियों को नौकरी नहीं करने देते थे। यह प्रेमचंद शिवरानी देवी से कह रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, कि वह कहते हैं कि हाँ तुम्हारे लिए ज़रूरी है पुरुष खुद मजदूर बन सकता है। यानी पुरुष खुद मजदूर बन सकता है, मगर अपने घर की जो स्त्री है, वह मजदूर नहीं बनना पसंद नहीं करता। कौन? पुरुष। अब उधर चाहे जो कुछ हो,
मगर पहले अंग्रेज़ों के यहाँ भी उनकी स्त्रियों को, यानी पहले अंग्रेज़ ज़माने में भी उनकी स्त्रियों को नौकरी के लिए नहीं भेजा जा सकता था। तो यह प्रेमचंद जी शिवरानी देवी से कह रहे हैं। अगला कथन है, स्त्रियाँ नौकरियाँ करने लगी है, मगर वह अच्छा नहीं है। मैं इसको अच्छा नहीं समझता। अब इसका नतीजा क्या हो रहा है? अब पुरुष और स्त्री दोनों नौकरियां करने लगे, तब इसके मान क्या क्या है? रुपए ज़्यादा आ जाएंगे। उसी का तो यह फल है कि पुरुषों की बेकारी बढ़ रही है। यह प्रेमचंद जी शिवरानी देवी से कह रहे हैं। अगला कथन है, अब तो अपनी कमाई का पैसा पुरुष अपने पास रखे रहते हैं। यानी शिवरानी देवी कह रही कि तो पुरुष कमाई करने लगे, तो पुरुष जो है, जो कमाई का पैसा है खुद के पास रखेगा। जब उन बिचारियों को ज़रूरत होती है, उनसे मांगना पड़ता है। इच्छा हुई तो कभी दे दिया, कभी इनकार करके हट गए। तब ऐसी हालत में मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि दोनों कमाए। यानी शिवरानी देवी क्या कहती है कि पुरुष यदि मजदूरी करेगा तो पुरुष के पास ही पैसा आएगा, और वह कभी स्त्री उसको पैसे मांगने गई तो उसको उसको ठुकराया जाता है, कभी पैसे नहीं दिए जाते, उसकी बात अनसुनी की जाती है, और कभी सामने से हट दिया जाता है, उसको गुस्सा निकाला जाता है। तो वह शिवरानी देवी कहती कि इसीलिए स्त्री को भी नौकरी करनी चाहिए। अगला कथन है, स्त्रियां शिक्षित हो और उसके साथ साथ स्त्रियों को वह अधिकार मिल जाए जो सब पुरुषों को मिले हुए हैं। जब जब तक सब स्त्रियां शिक्षित नहीं होगी और सब कानून अधिकार उनको बराबर न मिल जाएंगे, तब तक महज बराबर काम करने से ही काम नहीं चलेगा। यानी वह कहते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में और अधिकार क्षेत्र में स्त्री पुरुष एक होने चाहिए, समान होने चाहिए, तभी स्त्री के शिक्षा का महत्व होगा। ऐसा प्रेमचंद जी शिवरानी देवी को समझा रहे हैं। अगला कथन देखते हैं यहाँ पर, सिद्धांत भी कोई चीज़ होती है। यानी सिद्धांत भी कोई चीज़ होती है, और जो चीज़ आदमी अपने हाथों से बनाता है। यानी सिद्धांत एक चीज़ है जो आदमी अपने हाथों से बनाता है। उसमें कुछ प्रेम भी तो हो जाता है। जब तक आदमी हाथ पैर मार सकता है, तब तक उसको खराब होते नहीं देख सकता। जैसे बच्चों का तुम सोच सकती हो, लड़के लड़कियों से क्या कोई आशा रखता है कि वह आराम ही देंगे? मगर चूंकि बच्चे हो जाते हैं, तो उनसे मोहब्बत हो ही जाती है, और उन्हीं बच्चों के लिए हम लोग रात दिन कौन सा त्याग नहीं करते। लोग कहते हैं कि सन्यासी त्याग करता है, और मैं कहता हूँ कि सन्यासी क्या त्याग करेगा? अच्छे से अच्छा खाता है और बेफिक्री रहता है। न बचने की खुशी, न मरने का गम गम कहाँ क्या होता है, इसकी उसे फिक्र नहीं, और यहाँ घर गृहस्थी वालों की क्या हालत है, उसकी सुनो। यानी वह प्रेमचंद्र जी कहते हैं कि सन्यासी क्या त्याग करेगा? सच में उसके पास त्याग करने के लिए क्या रहता है? घर परिवार का त्याग तो वो पहले कर चुका है, तभी वो सन्यासी बन चुका है, और सन्यासी बनने के बाद वो क्या त्याग करेगा? क्योंकि उसको दुनिया की या ज़माने की, अपने घर परिवार की, बच्चों की कुछ चिंता ही नहीं रहती है, तो वह क्या करेगा? तो वह प्रेमचंद्र जी ऐसा कहते हैं। अगला कथन है यहाँ पर, दिया होता है, उसका काम है रोशनी करना। यानी दिए का काम क्या है? जलना और रोशनी देना। जो वह करता है, उससे किसी का लाभ होता है या हानि, इससे उसको कोई बहस नहीं। यानी दिए का काम क्या है? रोशनी फैलाना, अंधेरे को नष्ट करना, और उस उजाले से किसी को किसी की हानि हो या न हो, यानी उसको कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ दीपक का काम है, दिए का काम रोशनी देना है। उसमें जब तक तेल और बत्ती रहेगी, तब तक वह अपना काम करता रहेगा। यानी जब तक दिए में तेल है, बत्ती है, बाती है, तब तक वह जलता रहेगा। जब तेल खत्म हो जाएगा, तब ठंडा हो जाएगा। तब उस ठंडे चिराग से न तो तुम कभी पूछती हो कि कहाँ गया न वही तुमको ढूंढने आता है। यानी वह दिया बुझने के बाद उसको कौन पूछेगा? ऐसा वह प्रेमचंद जी समझा रहे हैं वो शिवरानी देवी को। अगला कथन है, मैं उनकी इन बातों पर गहराई से सोचने लगी। मैं उसे देखती जाती थी और आंखों से आंसू गिराते जाते थे। उनके इतिहास उसके इतिहास के अध्ययन से मेरा मन कमज़ोर हो रहा था।
इस मीनार को देखती हुई मैं सोचती जाने कितनी स्मृतियाँ खो गई। इसे बजाने वालों को ढूँढने की कोशिश कोई करे तो बेकार होगा। मनुष्य स्थायी नहीं है। जब ईश्वर की बनाई चीज़ स्थायी नहीं है तो मनुष्य की कैसे हो सकेगी? यानी ईश्वर ने जो बनाई हुई चीज़ें हैं वह स्थायी नहीं है, तो मनुष्य की बनाई हुई चीज़ें स्थायी चिरकाल कैसे रह सकती है? यह एक तमाशा है, मनुष्य कोई चीज़ नहीं होता। बार-बार मेरे अंदर यही सवाल नाचता रहता था। यह शिवरानी देवी का कथन है। दुनिया का कारोबार दुनिया का कारोबार ज्यों का त्यों चलता रहता। जिनके अच्छे दिन बीत जाते हैं वह हाथ मलते रहते हैं। हाँ, वह स्थायी तस्वीर हृदय के अंदर एक एक कसक पैदा करती रहती है। सच कहा जाए तो स्थायी वही चीज़ है जो दिल के अंदर दर्द पैदा करती है। यानी प्रेमचंद जी क्या कहते हैं, स्थायी चीज़ कौन सी है जो दिल के अंदर दर्द उत्पन्न करती है। जो मिलने वाली चीज़ है वह अपनी नहीं है, आज है कल नहीं। हाँ, अपना दर्द ही मरते दम तक साथ देता है। यानी जो जो चीज़ दर्द देता है, तकलीफ़ देता है, वही चीज़ मरते दम तक हमारे साथ रहती है और वही दर्द अपना है। अगला कथन है, पहले ये बातें रोज़मर्रा की थी। यानी पहले ये बातें रोज़मर्रा की थी, आज वही कहानी हो रही है। आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, इसको कभी कोई भूल कर भी नहीं सोचता था। अब उससे कहीं ज़्यादा दर्द इन घटनाओं को सोचने में हो रहा है। मैंने कभी सोचा था कि यह कहानी मुझे कभी लिखनी पड़ेगी, मगर नहीं, समय अब कुछ करा लेता है। इंसान समय के हाथ हाथ का खिलौना है। जैसा समय खिलता है इंसान उसी तरह खेलता है। उसी में एक मैं भी हूँ। अगला कथन है, उनका सिद्धांत था कि नौकर को नौकर मत समझो। यानी प्रेमचंद का सिद्धांत था, ये शिवरानी देवी बता रही है प्रेमचंद के बारे में। यानी प्रेमचंद का सिद्धांत था कि नौकर को नौकर मत समझो। नौकर तो अपना एक मददगार होता है। तुमको नौकर की ज़रूरत होती है, नौकर को तुम्हारी। दोनों को एक सी ज़रूरत होती है, ऐसा ही समझना चाहिए। वे अक्सर हम लोगों को ऐसा समझाते। अगला कथन है यहाँ पर, तुम गलती करती हो रानी। लेखक के पास होता ही क्या है जिसे वह अलग अलग बांट दे। लेखक के पास तो उसकी तपस्या ही होती है, वही सबको वह दे सकता है। उससे कब लोग लाभ भी उठाते हैं। लेखक तो अपनी तपस्या का कुछ भी अंश अपने लिए नहीं छोड़ता, और लोग तो तपस्या करते हैं, वह तो अपने लिए। लेखक जो तपस्या करता है उससे जनता का कल्याण होता है, वह अपने लिए कुछ भी नहीं करता। यानी लेखक जो तपस्या करता है वह अपना साहित्य रचना के लिए करता है, और साहित्य जो है वह समाज के लिए होता है, समाज के कल्याण के लिए होता है। अगला कथन है यहाँ पर, आदमी अपने को अब आदमी अपने को सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझता है तथा सबसे ज़्यादा शक्तिमान समझता है। अपने को प्रेमी और कोमल समझता है, होता उसका उल्टा है। अक्ल की तो यह हालत है कि किस्म के जिस्म के अंदर का पता नहीं पाते, कब कब क्या हो जाएगा इसका कुछ ठिकाना नहीं। शक्ति की यह हालत है कि सब कुछ आंखों के सामने होता रहता है और हम कुछ नहीं कर पाते, खाली हाथ बैठे रह जाते। यानी यह प्रेमचंद जी शिवरानी देवी से कह रहे हैं। अगला कथन है, मैं खाली तुम्हारा ही ऋणी होना चाहता हूँ, तो दूसरों का नहीं। तुम जितनी भी सेवा करोगी मुझे खुशी ही होगी, क्योंकि इस जन्म में आराम मिलेगा, उस जन्म में भी। यानी वो उस जन्म में भी आराम मिलेगा। यह प्रेमचंद जी शिवरानी देवी अपनी पत्नी से कहते हैं। अगला कथन है, मैंने कोई मैंने कोई तुम्हारे प्रेस का ठेका नहीं लिया है। तब आप खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, जब तुमने मेरा ठेका ले लिया है तब मेरा रहा ही क्या। सब कुछ तुम्हारा ही तो है। फिर हम तुम दोनों एक नाव के यात्री हैं। हमारा तुम्हारा कर्तव्य जुदा नहीं हो सकता। जो मेरा है वह तुम्हारा भी है, क्योंकि मैंने अपने आप को तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है। ये प्रेमचंद जी शिवरानी देवी से कह रहे हैं, याद रखिए। ये दोनों हम दोनों एक नाव के यात्री है, इसका जिक्र यहाँ पर है। जब तुमने मेरा ठेका ले लिया है तब मेरा रहा ही क्या। सब कुछ तुम्हारा ही तो है।
फिर हम तुम दोनों एक ही नाव के यात्री हैं। हमारा तुम्हारा कर्तव्य जुदा नहीं हो सकता। जो मेरा है वह तुम्हारा भी है, क्योंकि मैंने अपने आप को तुम्हारे हाथों सौंप दिया है। ये प्रेमचंद जी शिवरानी देवी से कह रहे हैं। अगला कथन है, मैं खुलकर रो पड़ी और तभी से आज तक रो रही हूँ। अब मुझे किसका डर रहा। पाठकों, आगे अब मुझको लिखा नहीं जा रहा है। अब मेरी सारी जिंदगी रोने के लिए ही बच रही है। मैं न कोई लेखिका हूँ, न कोई कलाकार। इस रचना से पाठकों का जरा भी लाभ लाभ हो सका तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगी। ये शिवरानी देवी का कथन है। अगला कथन है, जिस चीज़ को आदमी अपनाता है, विश्वास करता है, अगर उससे किसी का अविश्वास हो जाता है तो दिल में एक क्रांति सी पैदा हो जाती है। वह क्रांति हम लोगों को भस्म नहीं कर सकती, पर खुद भस्म हो सकती है। फिर इन दोनों दोनों पर विश्वास लाना मेरे काबू में के बाहर की बात है। यह शिवरानी देवी का कथन है। इसके आगे की रचना है, यह कहानी यह भी नहीं, ये कहानी यह भी, जो मन्नू भंडारी की यह रचना है। यह हिंदी की प्रख्यात लेखिका मन्नू भंडारी जी की भावात्मक तथा सांसारिक जीवन की कथा यात्रा है। इसमें उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं उनके संघर्षों के साथ साथ उनके एवं राजेंद्र यादव के आपसी संबंधों और उनकी रचनाओं के नेपथ्य के सृजनात्मक सूत्र भी दृष्टिगोचर होते हैं। यह दो भागों में प्रकाशित है। यानी ये कहानी यह भी कितने भागों में है, तो दो भागों में है, याद रखिए। इस पुस्तक की पृष्ठभूमि हम एक मिनट, कितना लंबा है देखेंगे। यानी इस पुस्तक की पृष्ठभूमि देखेंगे कि पृष्ठभूमि क्या है, ये देखना अनिवार्य है, क्योंकि आजकल एनटीए कहाँ से भी प्रश्न पूछ रहा है। पुस्तक के स्पष्टीकरण के संबंध में मैं स्वयं मनु भंडारी लिखती है, यानी मनु भंडारी लिखती है, आगे पढ़ने से पहले एक बात अच्छी तरह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यह मेरी आत्मकथा कतई नहीं है। इसलिए मैंने इसका शीर्षक भी एक कहानी यह भी रखा। जिस जिस तरह कहानी जिंदगी का एक या ये पूछा गया था, कथन था, जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है, जो मुख्यतः मेरे लेखकीय व्यक्तित्व और मेरी लेखन यात्रा पर केंद्रित है। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आत्मपरक शैली में लिखी एक एक कहानी यह भी के केंद्र में संबंधों एवं लेखकीय जीवन की जटिलता अपनी कई स्थितियों को समेटते हुए उभरकर सामने आई है। आगे देखते हैं। मनु भंडारी हिंदी साहित्य जगत की मूर्धन्य पत्रकार रही, जिसका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुर में हुआ। बकौल मन्नू परिवार को बाद में आर्थिक झटका लगने के कारण अजमेर शिफ्ट होना पड़ा। मन्नू के पिता एक और बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद बेहद क्रोधी और अहंवादी थे। लेखिका की अपने पिता से इस कारण गाहे बगाहे ठनती रहती थी। लेखिका के अनुसार उनका घर राजनीतिक रूप से व्यस्त घर था, जहाँ तमाम वाद विवाद, बहस एवं चर्चाएं होती चलती थी, और इस प्रभाव का उन पर भी प्रभाव पड़ा, जो राजनीतिक का। सन 1942 से 1947 के बीच का दौर बड़े उथल पुथल का था। लेखिका स्वयं अपनी शिक्षिका शीला अग्रवाल के आह्वान पर आंदोलन में कूद पड़ी। यानी लेखिका मनु भंडारी ने किसके कहने पर स्वाधीनता आंदोलन में वह उठ पड़ी, तो वह शीला अग्रवाल के आह्वान पर वह स्वतंत्रता आंदोलन में आई। पिताजी पहले पहल वह तो क्रोधित हुए, पर बाद में मन्नू का अपने कॉलेज से प्रभाव देख गर्वित भी हुए। लेखिका मन्नू भंडारी ने साहित्य की दुनिया में उन्हें प्रवेश कराने का श्रेय प्राध्यापिका शीला अग्रवाल को दिया है। यानी जो साहित्यिक जीवन में या साहित्यिक क्षेत्र में
मनु भंडारी जो आई है उसका कारण लेखिका ने जो प्राध्यापिका थी उनके अध्यापक थे शीला अग्रवाल को दिया है उसका श्रेय। शीला जी का अजमेर अजमेर छूटते ही मन्नू भी अपनी बहन सुशीला के पास कलकत्ता चली गई। वहाँ उन्होंने बीए पास किया, यानी मनु भंडारी ने कलकत्ता से बीए पास किया, याद रखिए। बहन सुशीला के संबंध में वे लिखती है, यानी सुशीला के बारे में मनु भंडारी जी लिखती है, कलकत्ता में सुशीला ने तो जब तब मेरे अस्तित्व को ही बचाया। बनारस से एमए की डिग्री के दौरान ही मनु ने बालीगंज शिक्षा सदन में बतौर शिक्षक पढ़ाना शुरू कर दिया। इस सदन की मुखिया पुष्पमयी बोस ने ही मन्नू के व्यक्तित्व को बनाया संवारा। लेखिका ने यहाँ यही अपनी पहली कहानी लिखी थी इसी स्कूल की लाइब्रेरी के किताबों में मंगवाने के लिए। यानी लेखिका ने सबसे प्रथम कहानी उनकी कहाँ पर लिखी थी, तो वह लेखिका ने प्रथम कहानी कहाँ लिखी थी, तो वह कहानी लिखी थी, देखो, स्कूल की लाइब्रेरी की किताबें मंगवाने के लिए सिलसिले में राजेंद्र से परिचय हुआ। यानी राजेंद्र से परिचय क्या हुआ, जो स्कूल के लाइब्रेरी के लिए किताबें मंगवानी थी उसी दौरान राजेंद्र का परिचय हुआ मनु भंडारी को। मुखिया पुष्पमयी बोस ने ही मनु भंडारी को व्यक्तित्व बनाया संवारा। लेखिका ने यही अपनी पहली कहानी लिखी, यानी कहाँ पर, जो बनारस से एमए की डिग्री मैदान, ये बालीगंज शिक्षा सदन में, यानी बालीगंज शिक्षा सदन में लेखिका ने मनु भंडारी ने अपनी पहली कहानी लिखी थी, याद रखिए। आगे देखते हैं। लेखिका मानती है कि जिंदगी के सभी महत्वपूर्ण मोड़ यही आए, यानी जो बालीगंज है वहीं पर ही मनु भंडारी के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ आए। खैर, राजेंद्र से परिचय का क्रम बढ़ते बढ़ते परिणय सूत्र में बदल गया, यानी वो राजेंद्र के साथ जो भी परिचय बढ़ा वह परिचय होते होते, बातें होते होते वह अंतिमतः विवाह में बदल गया। लेखिका के अनुसार यही से उनके व्यक्तित्व का विभाजन हुआ, एक पत्नी का और एक लेखिका का। यानी जो बालीगंज से ही लेखिका के जीवन में एक पत्नी का और एक लेखिका का विकास हुआ। शादी के बाद मनु भंडारी को पति राजेंद्र यादव का व्यवहार बड़ा अजीब लगा। बकौल मन्नू राजेंद्र उन्हें लेकर बेहद लापरवाही थे और केवल अपनी पसंदानुसार जीवन जीते रहे। कई बारगी वह और उनकी पुत्री बीमार हुई, लेकिन अधिकांश राजेंद्र ने उनकी सुध नहीं ली। मनु लिखती है कि कई बार वे इस संबंध को तोड़ देना चाहती थी, पर पिता के विरुद्ध जाकर किए गए विवाह का असफल होना तथा पुत्री टिंकू रचना का बंटी बन जाना उसे कतई नहीं था। यानी वो कई बार उसको मनु भंडारी को लगता था कि वह उसको डाइवर्स दे दे राजेंद्र को, लेकिन वह बाद में सोचती थी कि जो उनकी बेटी थी, पुत्री टिंकू नाम था उसका, और वह बंटी, जो आपका बंटी उपन्यास की तरह उस बंटी की तरह टिंकू की स्थिति हो न जाए, इसके लिए वो डरती थी। और पिता भी वह नहीं, पिता के विरोध में जाकर किया हुआ शादी थी। आगे देखते हैं। मनु भंडारी की यह कहानी कई मायनों में पुरुष मानसिकता की पोल खोलती है। राजेंद्र को प्रेमिका गीता इसलिए पसंद थी कि वह अक्खड़ एवं डोमिनेटिक थी। यानी राजेंद्र को प्रेमिका गीता क्यों पसंद थी, क्योंकि वह अक्खड़ एवं डोमिने डोमि अक्खड़ एवं डोमिनेटिंग थी। यह विदित हो कि पुरुष को प्रेमिका ही केवल इस मिजाज की चाहिए, पत्नी नहीं। यानी केवल अखंड एवं डोमिनिस्टिक स्वभाव की प्रेमिका चाहिए, पत्नी नहीं। मनु भंडारी ने अपनी लेखकीय जीवन यात्रा की भी विशद चर्चा इस कहानी में की है, जिसमें लेखकीय संबंधों के खराब होने के साथ साथ उन्हें प्रोत्साहित करने वाले रचनाकारों का भी जिक्र है। मनु भंडारी ने इस कृति के माध्यम से अपने लेखकीय जीवन के संघर्ष के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में संबंधों के उतार चढ़ाव का भी पर्याप्त प्रकाश डाला है। इस आत्मपरक कृति में आज़ादी के उपरांत इस आत्मपरक कृति में आज़ादी के उत्तरार्ध के दौर के साथ साथ आपातकाल का भी जिक्र हुआ है। यानी आपातकाल का जिक्र, आपातकाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ी और सरकार लेखकों को प्रलोभन देकर अपने तरफ करने लगी थी। मनु भंडारी जी को पद्मश्री का लालच मिला, पर
उन्होंने उनको ठुकरा दिया, यानी मनु भंडारी ने कौन सा पुरस्कार ठुकरा दिया था? तो पद्मश्री, याद रखिए। मनु एक इंच मुस्कान को पूर्णतः अपनी कृति बताती है। इसमें राजेंद्र यादव का योगदान नामात्र है। यानी जो एक इंच मुस्कान, जो मनु भंडारी की और राजेंद्र यादव की संयुक्त रूप से कृति है, लेकिन वह वास्तव में मनु भंडारी जी इस किताब में बताती है कि वह एक इंच मुस्कान वह केवल मनु भंडारी जी की कृति है, लेकिन राजेंद्र यादव का उसमें केवल नाम मात्र है, क्योंकि उसने पढ़ने के लिए दिया था और देखने के कैसा आया है ऐसा पढ़ने के लिए दिया था। तब वो उसने कहा कि संयुक्त रूप ही दे दिया दोनों का। दीवार बच्चे और बारिश, नशा, ईसा के घर की कहानी, कील और कसक, अकेली, यही सच है, त्रिशंकु एवं स्त्री बोधिनी आदि कहानियों का जिक्र भी इस कृति में हुआ है। यानी इस इस कृति में, यानी एक यह कहानी, यह भी, इसमें कौन कौन सी रचनाओं का जिक्र आया है? एक इंच मुस्कान, दीवार बच्चे और बारिश, नशा, ईसा के घर की कहानी, कील और कसक, अकेली, यही सच है, त्रिशंकु एवं स्त्री सुबोधनी, ये इन कहानियों का जिक्र इस कृति में आया है। एक वृद्ध महिला का हिंदी न जानते हुए भी अपनी पोतियों के लिए मराठी उपन्यास का अनुवाद टूटी फूटी हिंदी में करते देख मनु भंडारी लेखिका आश्चर्य से भर जाती है। यानी एक वृद्ध महिला है, बूढ़ी महिला है, वह अपनी पोतियों को शिक्षा देने के लिए जो मराठी उपन्यास है उसका टूटी फूटी हिंदी में अनुवाद करते देखकर मनु भंडारी वह आश्चर्य करती है। उज्जैन में लेखिका का प्रेमचंद सृजन पीठ के निर्देशन के तौर पर नियुक्त हुआ। यानी जो उज्जैनी में प्रेमचंद सृजन पीठ है उस पर निर्देशक के रूप में नियुक्त हो जाती है। इसमें राजेंद्र यादव के साथ मोहन राकेश और कमलेश्वर संग उसके रिश्तों पर भी हल्का प्रकाश डालता है। यानी यहाँ पर राजेंद्र यादव के साथ मोहन राकेश और कमलेश्वर का भी इसके रिश्तों पर हल्का सा प्रकाश पड़ता है। संपादक लेखक के संबंधों एवं जटिलताओं पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। अगला देखते हैं जो विष्णु प्रभाकर जी का लिखा हुआ आवारा मसीहा है, जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवन पर आधारित है। आवारा मसीहा यह 1974 में प्रकाशित है। बंगला उपन्यासकार, यानी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय कौन थे? तो वह बंगला उपन्यासकार थे की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित यह जीवनी 3 भागों में विभाजित है। यानी विष्णु आवारा मसीहा कितने भागों में विभाजित है? तो वह 3 भागों में है। पहला भाग क्या है? दिशाहरा, ये पूछा गया था। दिशाहरा शरद चंद्र की बचपन की घटनाएं हैं। दिशा की खोज साहित्यिक जीवन और जीविका की खोज है। दिशांत सामाजिक कार्य व साहित्यिक विधाओं में उनकी रचनाशीलता को बताया गया है। दिशाहरा शीर्षक में कुल 18 शीर्षक है, 18 उपशीर्षक है। दिशाहरा में शरद चंद्र के पिता का नाम मोतीलाल चट्टोपाध्याय था। यानी शरद चंद्र के पिता का नाम क्या था? तो मोती चंद्र चट्टोपाध्याय था। माता का नाम भुवन मोहिनी था। यानी शरद चंद्र के माता का नाम क्या था? तो भुवन मोहिनी था। उनका जन्म यानी शरद चंद्र का जन्म कब हुआ था? 15 दिसंबर 1876 को बंगाल के हुगली जिले के एक छोटे से गांव में देवानंदपुर में हुआ था। शरद के पिता कल्पना जीवित थे, जिस कारण वह अपनी ससुराल में घर जमाई बनकर रहते थे। शरद को भागलपुर में अपने नाना केदारनाथ गंगोपाध्याय के कड़े अनुशासन में रहना पड़ा था। शरद चंद्र का बचपन देवानंदपुर में बीता। यानी शरद चंद्र का बचपन कहाँ पर बीता? तो देवानंदपुर में। वह बहुत ही कष्टपूर्ण रहा। घर में खाने पीने की चीज़ें की कमी रहती थी। पिता एक स्थान पर ठहर कर जीवन यापन नहीं करते थे, जिससे परिवार को बार बार स्थान बदलना पड़ता था। इससे शरद की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती थी। शरारती होने के बावजूद शरद पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन दिशाहीन रहने के कारण वह पथभ्रष्ट होने लगा। वह तालाब से मछली चुराता, बाग से फल चुराता और फिर उसे गरीबों में बांटता था। यानी बचपन में लेखक कौन सी चीज़ें चुरा कर गरीबों में बांटता था? तो तालाब से मछली चुराता था, बाग से फल चुराता था और वह गरीबों में बांटता था, याद रखिए।
इसके आगे है शरारत के बावजूद भी वह पढ़ाई में मेहनत करता है, यानी शरारत भी करता था और पढ़ाई में 18 वर्ष की आयु में एंट्रेंस पास करके भागलपुर के तेज तेज नारायण जुबली कॉलेज में भर्ती हुआ। यानी वह इंटर के बाद कहाँ पर गया, तो तेज नारायण जुबली कॉलेज में भर्ती हुआ भागलपुर में। लेकिन घोर दरिद्रता में उसकी माँ की मृत्यु हो गई। वह अपनी पढ़ाई की फीस नहीं जुटा पाता था, उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कुछ दिनों तक उसने अपनी आर्थिक हालत सुधारने के लिए नौकरी की, यानी आर्थिक हालत सुधारने के लिए नौकरी की। अ, फिर नौकरी छोड़ दी। वह नीरदा नाम की एक लड़की से प्रेम करता था, यानी शरद किस किस नाम की लड़की से प्रेम करता था, तो नीरदा नाम की लड़की से। सामाजिक कठोरता के कारण उसका प्रेम असफल रहा। एक दिन पिता द्वारा संग्रहित कीमती पत्थरों को बेच देता है, जिस कारण पिता उसे सुना देते हैं और वह घर छोड़कर निकल जाता है। यानी जो पिता ने जो कीमती पत्थर जो थे वह संग्रहित करके रखे थे, फिर उस कीमती पत्थरों को वह बेच देता है और उस पर पिताजी गुस्सा हो जाते हैं और फिर शरद घर छोड़कर चला जाता है। वह साधु बनकर जीवन बिताने लगता है, यानी बाद में वह साधु बनकर जीवन बिताने लगता है। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर वापस घर आता है और अपने भाई बहन की चिंता करने लगता है। यानी पिता की मृत्यु के बाद वह घर पर आता है और घर पर आने के बाद वह अपने भाई बहन की चिंता में लगता है और फिर रोजगार के लिए रंगून चला जाता है। यानी रोजगार के लिए वह कहाँ चला जाता है, तो रंगून नामक स्थान पर शहर में चला जाता है। इसके आगे दूसरा जो भाग है वह है दिशा की खोज। दिशा की खोज में इसमें भी 18 शीर्षक है, उपशीर्षक। इस शीर्षक की शुरुआत होने के प्रकरण में शरद चंद्र रंगून आ गया है, यानी यह रंगून में आने के बाद प्रारंभ होता है। रंगून में वह अपने मामा अघोरनाथ के यहाँ रहकर नौकरी करने लगा। यानी रंगून में वह किसके घर पर रहकर शरद किसके घर पर रहकर नौकरी करने लगा था, तो वह शरद चंद्र के मामा अघोरनाथ के घर पर रहकर नौकरी करने लगा। प्रारंभ में वह अस्थायी क्लर्क की नौकरी थी, जो बाद में स्थायी हो गई। यानी प्रारंभ में अस्थायी थी और बाद में वो स्थायी हो गए। वहाँ वह अच्छे गायक गायक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अकस्मात प्लेग प्लेग फैला, यानी उसमें जब प्लेग का जो रोग था वह फैल गया जाने के कारण वह बीमार हो गया, लेकिन किसी तरह उसके प्राण बच गए। यानी कि किस रोग से शरद के प्राण बच गए, तो प्लेग से, याद रखिए। यही उसका परिचय शांति से हुआ। शांति का पिता एक बूढ़े से उसका विवाह करना चाहता था, यानी जो शांति जो थी उसकी शांति युवती से एक उसका परिचय हुआ और शांति का विवाह एक बूढ़े व्यक्ति के साथ उसका पिता करना चाहता था। अंत में शरद ने उससे विवाह कर लिया, लेकिन जल्द ही शांति की मृत्यु हो गई। इसी दौरान उनकी बड़ी दीदी कहानी प्रकाशित हो गई, यानी उसी दौरान जो है रंगून में ही उसकी बड़ी दीदी कहानी प्रकाशित हुई थी। उसने यह कहानी उनके मामा के नाम से प्रकाशित की थी। ये आगे होगा, हम देखेंगे। कुछ समय बाद उसका परिचय मोक्षदा नामक युवती से हुआ। शरद ने उससे विवाह कर उसका नाम हिरण्यमयी देवी रखा। यानी जो मोक्षदा के पहला विवाह शरद का किसके साथ होता है, तो पहला विवाह जो है शरद का शांति के साथ होता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर दूसरा विवाह मोक्षदा के साथ होता है और उस मोक्षदा का नाम विवाह के बाद शरद ने हिरण्यमयी देवी रखा। शरद पशु पक्षियों से भी काफ़ी प्रेम करता था। एक दिन अचानक उसके घर में आग लग जाने से उसकी सारी पुस्तक, तैलचित्र, चलचित्र, च चरित्रहीन हीन नारी का इतिहास जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें जल गई। यानी एक दिन शरद के घर पर आग लग गई। आग लगने के बाद घर जलने लगा और घर में जो पुस्तकें थी वह पुस्तकें जलने लगी। उस पुस्तकों में कौन कौन से थे, घर में आग लग जाने पर उसकी सारी पुस्तकें उसमें था तेल चित्र, चरित्रहीन नारी का इतिहास जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें जलकर राख हो गई। इससे शुद्ध होकर उन्होंने लिखना बंद कर दिया, यानी वह दुखी हो गया और बाद में लिखना बंद कर दिया। अपने मित्रों को कहने पर यानी मित्रों ने कहा और पुनः साहित्य रचना लिखना प्रारंभ किया। कलकत्ता आने पर यमुना पत्रिका के संपादक के आग्रह पर नारी का मूल्य निबंध, यानी फिर वह कलकत्ता आया और कलकत्ता आने के बाद यह पूछा था अभी हाल ही में 18 जून को, कलकत्ता आने पर यमुना पत्रिका के संपादक ने आग्रह किया और उन्होंने यहाँ पर नारी का मूल्य नामक निबंध लिखा। तथा तत- तथा रामे तथा रामेर सुमति आदि कालजयी रचनाएं की। उसकी बाल जीवनी में लिखी कहानियां भी
प्रकाशित होने लगी। उसकी लिखी रचना चरित्रहीन को अनशीलता भी कहा गया, लेकिन फिर भी वह रचना करते रहे। श्रीकांत तथा विजय बहू जैसे उपन्यास की रचना की। अंत में वह त्याग पत्र देकर कलकत्ता चले आए। यानी वह उन्होंने श्रीकांत और विजय बहू जैसे उपन्यासों की रचना किया, और उनके किस किस रचना को अश्लीलता कहा और फिर भी उन्होंने लिखना प्रारंभ किया, तो वह रामायण सुमति आदि कालजयी रचनाएं लिखी। उसकी बाल जीवनी में लिखी कहानियाँ भी प्रकाशित होने लगी। उसकी रचना यानी चरित्रहीन को अश्लीलता बताया, फिर भी उन्होंने लिखना प्रारंभ किया, याद रखिए। तीसरे शीर्षक का नाम है दिशांत। दिशांत में 30 उपशीर्षक है। उसमें कलकत्ता लौटने पर लोगों ने शरद चंद्र का हृदय से स्वागत किया। फिर कलकत्ता लौट आए और फिर लोगों ने उनका स्वागत किया। कलकत्ता में वह एक किराए के मकान में पूरे परिवार को साथ और संगठित करके रहने लगे। कुछ ही दिनों में शरद चंद्र काफ़ी प्रसिद्ध हो गए। उनकी कृतियाँ लोगों की जुबान पर चढ़ने लगी। यानी उनकी कौन कौन सी कृतियाँ कलकत्ता में प्रसिद्ध हुई थी? देवदास, काशीनाथ, काशीनाथ स्वामी, स्वामी दत्ताग्रह दास आदि। यानी यहाँ यह रचनाएं कलकत्ता में प्रसिद्ध हुई थी, याद रखिए। देवदास, जो इस पर फिल्म भी बनी है, काशीनाथ स्वामी दत्ताग्रह दास, यह रचनाओं ने साहित्य जगत में धूम मचा दी। इसी समय शरद चंद्र राजनीतिक जीवन में सक्रिय हो गए। उस समय एक स्वतंत्रता आंदोलन जो पकड़ चुका था, वह गरम दल के विचारों को स्वतंत्रता के लिए आवश्यक मानते थे। लोकमान्य तिलक को सच्चे हृदय से स्वीकार करते थे। यानी शरद चंद्र कौन से राजनीतिक नेता को दिल से हृदय से स्वीकार करते थे? तो लोकमान्य तिलक, जो हिंसात्मक तरीके से स्वाधीनता पाने के लिए ये करते थे प्रयत्न। उनके अनुसार यदि सभी देशवासी मिल जाए तो अंग्रेज़ों को 24 घंटे में देश छोड़ देना पड़ेगा। शरद बाबू को चरखा चलाने में विशेष आनंद आता था। यानी शरद बाबू को जो चरखा था, वह कपड़े बुनने का, वह चलाने में आनंद आता था। वह महीन काटना जानते थे, लेकिन उसका मानना था कि चरखा चलाने से स्वराज्य कभी नहीं मिल सकता। यानी केवल चरखा चलाने से स्वराज्य मिल नहीं सकता। यह शरद चंद्र का मानना था और बिल्कुल सही है। स्वराज्य पाने के लिए लोगों को त्याग करना पड़ेगा। यद्यपि वह रविंद्रनाथ के प्रशंसकों में थे, लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि उन्होंने मजदूरों के हित में हुए आंदोलन का साथ नहीं दिया, जिस कारण उन्होंने उसको अपनी नाराज़गी भी दिखाई। यद्यपि उन्होंने कभी सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लिया, वह सत्याग्रह के पक्षपाती नहीं थे। यानी सत्याग्रह के पक्षपाती नहीं थे। उनके अनुसार कारागृह में व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहती है, और वहाँ तंबाकू खाने की स्वतंत्रता भी नहीं थी। यानी वो शरद चंद्र का मानना था कि जेल में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रहता, और वहाँ पर तंबाकू खाने की भी स्वतंत्रता नहीं रहती। वह अपनी कहानियों में राजनीतिक विषय पर भी लिखते हैं, जिसका सीधा प्रभाव जनता पर पड़ता है। वह जमींदारी प्रथा के खत्म होने के पक्षपाती थे। उनके अनुसार जमींदार मजदूरों, छोटे किसानों का शोषण करते हैं। यानी शरद चंद्र जो है, जमींदार जो लोग हैं, वह मजदूर तथा छोटे किसानों का शोषण करते हैं, जिस कारण वह बहुत क्षुब्ध थे। पथेल उन्होंने पथेलदाबी नामक उपन्यास क्रांतिकारियों को संदेश देने के लिए लिखा। यानी क्रांतिकारियों को संदेश देने के लिए शरद चंद्र ने कौन सा उपन्यास लिखा? तो पथेलदाबी, याद रखिए। उनका मानना था कि स्वराज्य केवल क्रांति से ही आ सकता है, अहिंसा से नहीं। यानी स्वराज्य यदि स्थापन करना है, पाना है, तो क्रांति से आ सकता है, वह अहिंसा से नहीं। वह गुप्त रूप से क्रांतिकारियों की मदद करते थे। एक दिन देशबंधु के देहावसान सन से वह काफ़ी दुखी हुए और राजनीति से उनका मोहभंग होने लगा। तभी अंग्रेज सरकार ने उनका उपन्यास पथेलदाबी को जब्त कर लिया, लेकिन तब तक उनकी पुस्तक घर घर पहुंच चुकी थी। जब पुलिस उनके घर तलाशी के लिए पहुंची, तो पुस्तक की एक भी कॉपी नहीं मिली। बुढ़ापे में उनको कैंसर हो गया। यानी बुढ़ापे में उनको कैंसर हो गया, फिर भी वह कभी इसकी चिंता नहीं करते थे।
वह कहते थे रोग अपना काम काम करता रहा है और मैं अपना, यानी वह उनको कैंसर हो गया बुढ़ापे में, फिर भी वह थके नहीं, हारे नहीं, अपना कार्य करते रहे। और वो कहते थे कि रोग जो है वह अपना काम कर रहा है बढ़ने का, और मैं जो है अपना काम कर रहा हूँ। अंत में वो ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए। वहाँ 16 जनवरी 1938 को उनकी मृत्यु हो गई, यानी शरद चंद्र की मृत्यु 16 जनवरी 1938 को हो गई अस्पताल में। अभी इसके मुख्य पात्र जो है वह हैं केदारनाथ नाना है शरद चंद्र के, मोतीलाल पिता है, मोहन देवी भुवन देवी माता है, अघोरनाथ छोटे नाना है, सुरेंद्रनाथ मामा है और मनिंद्र छोटे भाई है। मनिंद्र यह छोटे नाना है। शरद चंद्र का सहपाठी ठाकुरदास है। बड़े मामा का नाम अक्षय पंडित है। पहले गुरु राजू है। दोस्त काशीनाथ दोस्त है। धीरू दोस्त भी है। नीला दोस्त है। मूशाई सेवक नौकर है। मूशाई जो है वह सेवक एवं नौकर है। देवी छोटा मामा है। राजेंद्र नाथ मित्र आयु में बड़ा है। बंदोपाध्याय पंडित 5 वर्ष तक इन्हीं की पाठशाला में भर्ती हुए। भोलू कक्षा प्रमुख सदानंद मित्र साथ में मछली फल चोरी करता था, यानी शरद चंद्र किसके साथ मछली और फल चोरी करता था, तो वह सदानंद के साथ, भोलू कक्षा प्रमुख तथा सदानंद के साथ वह बचपन में मछली तथा फल की चोरी करता था। शांति पहली पत्नी का नाम, यानी शरद चंद्र की पहली पत्नी का नाम शांति था। मोक्षदा तथा हिरण्यमयी देवी यह दूसरी पत्नी का नाम था। राजबाला विराज बहू नयनतारा, यह भी शशि तारा, यह भी इसके पात्र है, याद रखिए। तो इसके आगे के जो भी कथन हैं वो हम कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।